दोस्तों, वेलकम है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टडी आईएएस विद वैभव शर्मा, जहाँ पर हम यूपीएससी का जो हिंदी साहित्य का जो ऑप्शनल है हम उसको कंप्लीट करेंगे। और जितने भी पोर्शन है, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम उन्हें क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही अभी हमने जो कोर्स शुरू किया है वो हमारा यूपीएससी का जो वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य उसका पेपर 2 है। पेपर 2 के 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो जो पार्ट 2 है उसमें कुछ उपन्यास हैं, कुछ नाटक हैं, कहानियां हैं, निबंध निलय है। तो उसमें से जो नाटक वाला पोर्शन है हमने अभी उस नाटक वाले पोर्शन को शुरू किया है। और अभी हम जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है हम अभी उसके बारे में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, आप यूट्यूब में प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और आपको सभी वीडियोज़ मिलेंगी। मैक्सिमम पेपर जो है वो लगभग 60 से 70% क्वेश्चन जो है वो आपके डायरेक्टली यहाँ पर से आ जाएंगे ओवरऑल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें ऐसी सपोर्ट देना। और अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो आप हमें बताना। आज जिस क्वेश्चन पे हम चर्चा करने वाले हैं गाइज, उस क्वेश्चन का है कि आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसके शिल्प पर निबंध लिखना है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा शिल्प क्या होता है। शिल्प आपसे किसी भी चीज़ का पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि जो कोई भी उपन्यास है उसके शिल्प पर चर्चा कीजिए। कोई भी एक नाटक का नाम दे देगा। 4 नाटक है हमारे में, आषाढ़ का एक दिन, दिव्या, स्कंदगुप्त और भारत दुर्दशा। तो आप इन चारों में किसी भी आपसे पूछ सकता है कि भारत दुर्दशा के शिल्प पर निबंध लिखे या शिल्प के बारे में बताएं, या आषाढ़ के एक दिन के शिल्प के बारे में बताएं। तो शिल्प होता क्या है दोस्तों? शिल्प अलग से कुछ नहीं होता है। शिल्प के अंदर 3 चीज़ें लिखी जाती हैं। वो 3 चीज़ें क्या होती हैं? सबसे पहली चीज़ होती है कि उसकी भाषा शैली कैसी है। कोई भी जो नाटक है उसकी भाषा शैली कैसी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि उसकी जो चरित्र योजना है, चरित्र योजना कैसी है। और तीसरी चीज़ उसका कथानक क्या है, उसका कथानक कैसा है। ये 3 चीज़ें हमें शिल्प के अंदर लिखनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा शैली क्या होती है। कोई भी जो रचना लिखी जाती है ना उसमें विभिन्न प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसमें तत्समी शब्द होते हैं जो थोड़े संस्कृत से जैसे शब्द मिलते जुलते होते हैं। उसमें थोड़े देशज शब्द होते हैं, जैसे अपने हरियाणा में जैसे अपने हरियाणा की बोली में कुछ शब्द होते हैं, किंग को जा रहा, कहाँ जा रहा, के कर रहा जैसे। और कुछ देशज शब्द होते हैं, कुछ तद्भव शब्द होते हैं जो प्योर हिंदी के होते हैं, कुछ अवधि भाषा के शब्द होते हैं। जैसे बिहार में एक शब्द यूज़ होता है, एक ठो गिलास पानी दे दो। तो जो एक ठो शब्द है ना वो बिहार में यूज़ होता है, वो भारत के किसी और एरिया में यूज़ नहीं होता। तो जो एक ठो शब्द है ना वो हमारे यहाँ का शब्द है, वो देशज शब्द है हमारे वहाँ का। तो भाषा शैली में ये सब चीज़ें आती हैं। इसके अलावा मुहावरे, क्या नाटक में मुहावरों का यूज़ हुआ है, क्या नाटक में प्रतीकों का यूज़ हुआ है। प्रतीक मतलब होता है कि आप जब किसी से कहते हैं कि उसकी आंखें हिरन की आंखों के समान है, तो यहाँ पर जो उसकी आंखों की आपने कंपेरिजन करा है ना वो आपने हिरन की आंखों से करा। तो जो हिरन की आंख है ना वो एक प्रतीक होती है। बिंब का यूज़ होता है। इसके साथ ही मुहावरे हो गए, लोकोत्तय हो गए। और तो इस तरह से भाषा से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं ना उन सबको हम भाषा शैली के अंदर पढ़ते हैं। चरित्र योजना में हम क्या पढ़ेंगे? चरित्र योजना में हम पढ़ते हैं कि कोई भी जो रचना है ना उसमें चरित्रों की संख्या कितनी है। उसमें नायक और नायिका हैं, खलनायक है, उनकी चरित्र जो है वो बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम है। क्योंकि एक सबसे अच्छी रचना वो होती है जिसमें चरित्र जो होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा चरित्र ना हो। ठीक है, चरित्र योजना में हम ये पढ़ेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो चरित्र हैं हमारे नाटक में वो सहज और स्वाभाविक हैं या नहीं। मतलब कि आपको चरित्र ऐसा तो नहीं लग रहा कि चरित्र ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे वरुण धवन ओवर एक्टिंग करता है। लेकिन एक चरित्र हमारे जीतू भैया, तो जीतू भैया की एक्टिंग जो है वो बिल्कुल एक्टिंग लगती है, जबकि वरुण धवन की जो एक्टिंग है वो ओवर एक्टिंग लगती है। तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है। इसके साथ ही चरित्र जो है ना वो लेखक जो उस नाटक को लिख रहा है ना उससे स्वतंत्र है या नहीं। दैट इज़ कि चरित्र की स्वतंत्रता की बात जो है वो चरित्र योजना में की जाती है। चरित्र स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि जो हमारे इंडिया में नाटक चलते हैं, टीवी सीरियल्स आते हैं जी टीवी पे, जैसे ससुराल सिमर का हो गया, तो वहाँ पे यार क्या दिखाते हैं कि पति का एक्सीडेंट हो गया है, डॉक्टर ने कह दिया है कि पति की डेथ हो चुकी है, तभी सिमरन जाती है, पूजा पाठ करती है और फिर आती है कि अब मेरा पति जिंदा हो जाएगा। तो आपको बड़ी अननेचुरल सी चीज़ें लगती हैं। मतलब जो लेखक है ना उसने चरित्रों को ना बांध दिया है, जैसा लेखक चाह रहा है चरित्र वैसे ही चल रहा है। चरित्र एक्चुअल में नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मर गया तो वो मर गया, वो जिंदा थोड़ी ना हो पाएगा फिर। तो चरित्र स्वाभाविक है या नहीं, तो चरित्र योजना में जो हम इन सब के बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस।
ओवरऑल जो चीज़ें थी, मैंने आपको, कथानक का मतलब होता है कि जो उसकी पूरी योजना है ना, कोई भी जो नाटक है वो किस तरह से चल रही है, वो उसमें बहुत सारी कथा है या फिर नहीं है, मतलब उसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं या नहीं है। जैसे बाहुबली में 2 स्टोरीज़ हैं, एक स्टोरी वो है जो गाँव में चल रही है, एक स्टोरी वो है जो माहिष्मती साम्राज्य में चल रही है, तो वहाँ पर 2 स्टोरी हैं। तो कथानक में इन चीज़ों से रिलेटेड बातें होती हैं। और तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा कि जो मोहन राकेश के पास विरासत में प्रसाद की जो छायावादी भाषा थी ना, वो थी। मोहन जो जयशंकर प्रसाद थे, उनकी जो भाषा थी ना, वो थोड़ी संस्कृत से जैसी थी। और जयशंकर प्रसाद मोहन राकेश से पहले के एक कवि हैं जिन्होंने नाटक लिखा है, उन्होंने स्कंदगुप्त नाम से एक नाटक भी लिखा है। तो उनकी जो भाषा थी ना, वो तत्समी भाषा थी, थोड़ा संस्कृत से रिलेटेड शब्द थे, लेकिन उनकी भाषा जो यथार्थ होता है ना, जो वास्तविकता होती है ना, उसको सही से दिखा नहीं पाती थी। अगर हम प्रेमचंद की बात करें, प्रेमचंद भी मोहन राकेश से पहले के हैं। जो प्रेमचंद की भाषा थी, उसमें यथार्थ तो था। जैसे अगर आप गोदान पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये मतलब रियलिटी को बता रही है, लेकिन प्रेमचंद की भाषा में ना वो संवेदना नहीं आती थी, वो जो इमोशंस होते हैं ना, वो इमोशन नहीं आते थे। जबकि राकेश जो है ना, उनका भाषा को लेकर ऐसा मानना है कि किसी भी रचना की जो भाषा होती है ना, वो जानने के बजाय निरंतर जीने की भाषा होनी चाहिए। ये मोहन राकेश का अपना कथन है, तो आपको इसको एज इट इज़ कोट करके लिखना होता है। तो इससे जो एग्जामिनर है उसके ऊपर थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो बात करते हैं आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है, उसमें कहीं कहीं पर जो तत्समी शब्द है ना, उनका भी यूज़ किया है। लेकिन क्यों यूज़ किया है? क्योंकि आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है ना, वो उसमें ऐतिहासिक वातावरण है। मतलब जो कहानी है ना, वो बड़ी बहुत पुरानी इतिहास से संबंधित कहानी चल रही है। और अगर हम पुराने टाइम पे देखें तो उस वक्त संस्कृत भाषा जो है ना, वो ज़्यादा चलन में थी। इसलिए इस नाटक में कहीं कहीं पर तत्समी शब्दों का यूज़ किया है, ताकि जो ऐतिहासिक वातावरण है ना, उसको उसके साथ ना कोई छेड़छाड़ ना हो, और जो हमारी संवेदना है ना, उसको बेहतर तरीके से दिखाया जा सके। जैसे कि उसमें एक कोट है, जब आप नाटक पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक लाइन आती है कि ऐसी धारदार वर्षा दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई। उपत्यकाएं मतलब होता है कि पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, तो उपत्यकाएं जो है ना, वो यहाँ पर एक तत्समी शब्द है। तो कहीं कहीं पर इस रचना में ना तत्समी शब्द जो है ना, उनका यूज़ किया गया है। इस रचना में बहुत जगह ऐसा है जहाँ पर तद्भव और जो देशज शब्द है ना, उनका भी प्रयोग किया है। साथ ही भाषा जो है ना, वो चरित्र और स्थिति के अनुकूल है। मतलब कि भाषा का चरित्र और स्थिति के अनुकूल होने से मतलब क्या है कि अगर आपकी लड़ाई चल रही है ना, तो उस वक्त भाषा कैसी होगी? अगर दो जनों में लड़ाई चली तो उस वक्त लोगों को गुस्सा आएगा ना, गुस्सा आना चाहिए। तो वहाँ पर भाषा जो है ना, वो चरित्र के ऊपर डिपेंड कर रही है। चरित्र की स्थिति है, स्थिति कैसी है, वहाँ पर लड़ाई चल रही है। इसके साथ ही भाषा चरित्र मतलब है, आप कोई हरियाणवी व्यक्ति है तो अगर हम नाटक में किसी हरियाणवी कैरेक्टर को ला रहे हैं ना, तो हमें कैसी भाषा चाहिए? जैसी हरियाणा में बोली जाती है, हमें उस तरह की भाषा चाहिए। तो ये नाटक है ना, यहाँ पर भाषा जो है ना, चरित्रों के अनुकूल है। जिस तरह के चरित्र हैं, जिस तरह का चरित्रों का बैकग्राउंड है, चरित्र और जिस तरह की स्थितियाँ बन रही है ना, स्थिति के अनुकूल है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे अंबिका कहती है कि दूध औटा दिया है, तो औटा जो है ना, वो एक देशज शब्द है। कालिदास जो है ना, प्रकृति और जीव जो है ना, उसके प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। मतलब कालिदास हमारी प्रकृति के प्रति और जो जीव जंतु है ना, उनके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है उसको। तो अब इस स्थिति को दिखाने के लिए आप कैसे दिखाओगे कि कालिदास को प्रकृति से प्यार है? तो वहाँ पर एक एक सेंटेंस आता है, जब कालिदास जंगल से आ रहा होता है तो किसी ने हिरण को ना तीर मार दिया होता है। तो कालिदास उस हिरण के बच्चे से बोलता है कि हम जिएंगे, हरिण श्रावक जिएंगे ना। तो ये जो लाइन है ना, ये सिचुएशन क्या है कि एक हिरण का बच्चा है, उसको तीर लगा है, कालिदास आ रहा है, उसने उस हिरण के बच्चे को अपनी गोदी में उठा रखा है। तो ये क्या है? ये ना एक सिचुएशन है, ये एक स्थिति है। और यहाँ पर जो भाषा है ना, वो स्थिति के अनुकूल है। अगर आप देखोगे, यहाँ पर हमें संवेदना चाहिए थी, तो इस लाइन में ना आपको संवेदना, वो जो फीलिंग्स है ना, वो भी दिखाई दे रही होगी। दूसरी चीज़, नाटक जो है ना आषाढ़ का एक दिन, उसमें प्रतीक और बिंब के माध्यम से ना बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। स्थान स्थान पर, जैसे वहाँ पर एक लाइन आती है कि स्थान स्थान पर इन पर पानी पानी की बूंदें पड़ी हैं, जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं है। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, कालिदास के हाथ में एक लेटर है जहाँ पर उसको बूंदे बूंदे दिखाई देती हैं। तो वो मल्लिका से ये कथन कहता है कि यहाँ पर इस पर बूंदे बूंदे पड़ी और निसंदेह ये वर्षा की बूंदें नहीं है। तो उस पर जो बूंदें हैं ना, वर्षा की बूंद और जो आंसू है ना, उसके माध्यम से जो है लेखक ने समझाने का प्रतीक किया है, का प्रयास किया है। तो यहाँ पर जो वर्षा की बूंदें हैं ना, वो व्यक्ति की आंखों के आंसू का प्रतीक है। तो प्रतीक का यूज़ भी इस नाटक में हुआ है। और दूसरी चीज़ अगर हम देखें कि जो नाटक है, नाटक में नाट्य भाषा के प्रयोग जो है ना, उसने इस नाटक को हिंदी नाटक के इतिहास में एक उच्च स्थान पर पहुँचाया है। नाट्य भाषा का प्रयोग क्या होता है उसके, जैसे कि
जब आप नाटक पढ़ेंगे तो आपको वहाँ दिखेगा कि जो बादल की गर्जना होती है, जब बादल गरजते हैं और जो वर्षा होती है ना, तो वर्षा के माध्यम से और बादल के गरजने के माध्यम से चरित्रों की मन की जो स्थिति है ना, उसको दिखाया गया है। जैसे जब जब हम नाटक पढ़ते हैं तो शुरुआत में क्या है, बादल गरजते हैं और वर्षा होती है। शुरुआत में जो वातावरण होता है ना नाटक का, जब आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो वहाँ पर बड़ा रोमांटिक वातावरण होता है। लेकिन यही जब हम जैसे जैसे नाटक को पढ़ते जाते हैं और हम अंत तक पहुँचते हैं, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार की दिखाई जाती है कि अंत में गर्जना भी होती है, बादल गरजते हैं और अंधेरा होता है। लेकिन वो जो गर्जना और अंधेरा है ना, वो व्यक्ति के मानसिक हलचल को दिखाता है। ठीक है, इसी तरह से अंत तक आते आते जब हम नाटक पढ़ते हैं तो नाटक में राइटर ने लिखा होता है कि यहाँ पर दो दीपक रखे हुए हैं, अंबिका और मल्लिका। ये माँ बेटी होती है, अंबिका माँ होती है जबकि मल्लिका जो है वो बेटी होती है। तो जब लेखक बताते हैं उनके घर के बारे में कि घर की सिचुएशन कैसी है, तो लेखक बताते हैं कि यहाँ पर दो दीपक रखे हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप नाटक के एंड में पहुँचोगे ना, तो वहाँ पर लिखा होता है कि दो दीपक में से ना अंत में एक दीपक बचता है। वास्तविकता में जो लेखक है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि परिवार में ना एक सदस्य गुजर चुका है, मतलब कि अंबिका की मृत्यु हो गई है और एक दीपक है, मतलब कि वो अकेला है, और जो एक दीपक अकेला बचा है ना, वो मल्लिका के अकेलेपन को दिखाता है। ठीक इसी तरह से जो शारीरिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ना भाव व्यक्त करने का प्रयास किया राफी ने, शारीरिक अभिव्यक्ति के माध्यम से भाव जो है व्यक्त करने में राकेश काफ़ी सफल हुए हैं। जैसे कालिदास को जब सम्मान मिलता है तो मल्लिका अपना होठ दबा लेती है। जैसा होता है ना कि जब किसी आपके दोस्त को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है तो हम बहुत ज़्यादा होठ दबा लेते हैं, फिर हमारा जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो भी आपको देखने को मिलती हैं। तो कुल मिला के किसी भी नाटक की भाषा शैली को लेकर के अगर आपको लिखना है तो पहले तो आपको थोड़ा बहुत नाटक पढ़ना पड़ेगा कि किन किन तरह के शब्दों का यूज़ उसमें हुआ है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा बेसिकली, क्या उसमें जो नाटक है उसकी भाषा तत्समी है, क्या उसकी भाषा देशज है, क्या उसमें जो तद्भव शब्द हैं उसका प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है, क्या उसमें प्रतीकों का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है, क्या उसमें बिंब का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। इस तरह की भाषा शैली में ये सब चीज़ें आती हैं। तो आपको किसी भी नाटक की, किसी भी कहानी की अगर भाषा शैली के बारे में लिखना है ना, तो हम यही चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, सेकंड टॉपिक पर आते हैं। शिल्प का हमारा एक पक्ष हो गया है, एक पक्ष था हमारा भाषा शैली, वो हमने पढ़ लिया। अब दूसरा पक्ष होता है चरित्र योजना। चरित्र योजना क्या है? आषाढ़ का एक दिन का जो नाटक है ना, वो नवलेखन के दौर में लिखा नाटक है। एक समय था जिसे नवलेखन का दौर कहते हैं। होता क्या था कि बहुत पहले शुरुआत में जो नाटक लिखे जाते थे, जो उपन्यास लिखे जाते थे या फिर जो रचनाएं लिखी जाती थी ना, वो बड़ी उद्देश्यपरक होती थी। वो किसी उद्देश्य से नाटक को लिखा जाता था कि मतलब अगर व्यक्ति जो है वो लालच ना करे, तो इसलिए जो अली बाबा चालीस चोर आपने कहानी सुनी होगी, तो वो कहानी क्या, वो कहानी एक उद्देश्यपरक कहानी थी कि अली बाबा चालीस चोर की, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा लालच करोगे ना तो आप फंस जाओगे। तो इसी तरह से जो पहले कहानियाँ लिखी जाती थी ना, उनका कुछ उद्देश्य होता था। वो एक्चुअल जीवन को, जो हमारा वास्तविक जीवन है ना, उसको यथार्थ के साथ नहीं दिखाता था। यथार्थ का मतलब होता है कि पूरी सच्ची वास्तविकता। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है वो नवलेखन के दौर का नाटक है। क्यों? क्योंकि ये जीवन के वास्तविक यथार्थ को दर्शाता है, इसलिए ये नवलेखन के दौर का नाटक है। मोहन राकेश जो है उन्होंने अपने सभी चरित्रों के माध्यम से जो आधुनिक मानव है ना, उसके अधूरेपन की समस्या को उठाया है। मैं नाटक की समरी आपको करवाऊंगा, मैं आज करवाता हूँ, कोशिश करता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दूंगा। तो अगर आप एक बार नाटक की समरी को सुन लोगे तो आपको ओवरऑल पता चलेगा कि इस नाटक में क्या क्या चीज़ें हैं, पूरी स्टोरी कैसी है। और अगर आप चाहें तो आप पूरा नाटक पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ा नाटक नहीं है। 2-3 घंटे में आप आराम से इस नाटक को पढ़ लोगे। आप अमेज़ोन से मंगा सकते हो, वहाँ से आपको सही मिल जाएगी। तो सबसे पहली बात चरित्र योजना में क्या चरित्र जो है ना, उनका स्वतंत्र विकास हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब कि लेखक ने चरित्रों में हस्तक्षेप तो नहीं किया। जैसे ससुराल के सिमर नाटक में होता है, जो राइटर होता है, जो लेखक लिख रहा है, उसने लिखा होगा ना कि एक्सीडेंट होगा, सिमर का पति हॉस्पिटल में जाएगा और उसके बाद डॉक्टर बोलेगा कि आपका पति नहीं रहे, फिर सिमर चिल्लाएगी, पूजा की थाली उसके हाथ से गिर जाएगी, तभी वो पूजा करेगी और हॉस्पिटल में उसका जो पति है वो जिंदा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो लेखक है ना, उसने चरित्र को ना अपने अपने मुट्ठी में बांध के रख दिया है। जबकि आषाढ़ का एक दिन ये जो नाटक है ना, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर लेखक ने ना चरित्रों की ज़िंदगी में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया है। साथ ही चरित्र जो है ना, उनमें मानसिक विचलन और द्वंद्व दिखाई देता है। अगर चरित्र की ज़िंदगी में, चरित्रों में लेखक ने हस्तक्षेप नहीं किया है तो उसका प्रूफ क्या होता है कि जो मानसिक विचलन और जो द्वंद्व होता है ना, वो दिखाई देना चाहिए आपको चरित्र के भीतर। पहली चीज़ तो चरित्र जो है वो लेखक से तो स्वतंत्र है, लेकिन
जितने भी चरित्र हैं ना वो अपनी परिस्थितियों से स्वतंत्र नहीं है। सिचुएशन ऐसी है ना कि हर चरित्र ना अपनी परिस्थिति से, अपने जीवन से ना संघर्ष करता दिखाई देता है। वो अपनी योजनाओं के अनुसार जीवन को निर्धारित करना चाहता है। नाटक में जितने भी चरित्र हैं ना वो चाहते हैं कि जीवन जो है ना वो हमारे हिसाब से चले, और वो खुद ही सारी सिचुएशन को क्रिएट करते हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। जबकि होता क्या है कि जो सिचुएशन होती है ना, जो परिस्थितियाँ होती है, वो उल्टा हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। जैसे हम बहुत लोग सपना देखते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम आईएएस बनेंगे, फिर ऐसी जॉइनिंग होगी और ये जॉइनिंग होगी, हम जॉब छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिसीजन लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम खुद उन सिचुएशन के शिकार हो जाते हैं, ना हम आईएएस बन पाते हैं, ना हम ज़िंदगी में कुछ और कर पाते हैं। तो इस तरीके से सिचुएशन जो होती है ना वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हम उन परिस्थितियों के शिकार हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, हम बड़े टूटे हुए से लगते हैं। तो कालिदास, विलोम और अंबिका, ये 3 मेन कैरेक्टर हैं इस नाटक में। इनकी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहा, इन्होंने सारी परिस्थितियाँ खुद से डेवलप करी, लेकिन अंत में आकर के जो परिस्थितियाँ होती हैं ना वो उल्टा खुद ही इनके ऊपर हावी हो जाती हैं, जो अस्तित्ववाद का परिणाम है। अस्तित्ववाद क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जब करवाऊँगा आपको उसमें अच्छे से समझाऊँगा क्या होता है। दूसरी चीज़, जो पुराने टाइम पे जो नाटक कहानियाँ लिखी जाती थी ना, वहाँ पर जो चरित्र होते थे ना वो बड़े आदर्श होते थे, कि एक चरित्र है वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलता है, वो बिल्कुल चोरी नहीं करता है, वो बहुत ईमानदार है। जैसा कि बहुत मुश्किल है, हर व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में कभी ना कभी झूठ बोला होगा। जैसे हमने राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी है कि राजा हरिश्चंद्र जो है वो बहुत सच बोलते थे, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए लोग ताना भी कहते हैं कि तुम तो कतई राजा हरिश्चंद्र बन रहे हो। तो नाटक में क्या है, नाटक में ऐसा कुछ नहीं है। नाटक में कोई भी चरित्र जो है ना वो आदर्श चरित्र नहीं है। जैसे हमारे भगवान राम हमारे आदर्श हैं, कृष्ण हमारे आदर्श है, तो कोई भी जो है ना आदर्श चरित्र बिल्कुल भी नहीं है। लेखक ने कोशिश ही नहीं करी कि मैं किसी भी चरित्र को आदर्श बनाऊं। चरित्र जो है ना उसमें शुद्ध नायक या खलनायक नहीं है, जो कि जो नॉर्मल नाटक होते हैं, जो एवरेज नाटक कहानी होती है, उसमें क्या होता है, उसमें एक नायक होता है, उसमें दूसरा खलनायक होता है, ठीक है। और जो पाठक होता है, जो नाटक को देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, वो खलनायक से जो है गुस्सा होता है, खलनायक के ऊपर गुस्सा आता है, लेकिन वो नायक से प्यार करता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, जो नायक का जो नायकत्व होता है ना, और खलनायक का जो खलनायकत्व है। नायक मतलब कि गुण हो गया, नायक एक व्यक्ति है, नायकत्व उसका एक गुण है। तो नायकत्व और खलनायकत्व जो है ना वो आपस में घुल जाते हैं। इसमें नाटक को आपको शुरू शुरू में लगेगा कि यार इसमें विलोम जो है वो गुंडा है और कालिदास जो है वो हीरो है, लेकिन जैसे जैसे आप नाटक के अंत तक पहुँचोगे ना, आप समझ ही नहीं पाओगे कि इसमें हीरो कौन है और इसमें विलन कौन है। खलनायक और नायक का जो दोनों गुण है ना वो आपस में ऐसे मिल जाते हैं, दोनों की परिस्थितियाँ इतनी मिल जाती है ना कि आपको समझ ही नहीं आता कि इसमें खलनायक कौन है। तो इससे क्या होता है कि जो पाठक है, जो हम नाटक को पढ़ने वाले हैं ना, हम विलोम से घृणा नहीं कर पाते, क्योंकि विलोम की भी सेम स्थिति होती है, कालिदास की भी सेम स्थिति होती है, मल्लिका की भी सेम स्थिति होती है। हाँ, और अंत में क्या होता है, मल्लिका का जो चरित्र है ना वो भी अंबिका में घुल जाता है। मल्लिका और अंबिका की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे आजकल के लोगों की कहानी होती है। इसके बाद मैं आपको समरी करवाऊंगा, ओके। और सेकंड चीज़ ये है कि जो ये नाटक है ना, इसमें जो नारी का चरित्र है ना उसको केंद्र में रखा है नाटक में। चरित्र योजना की ये एक बड़ी खासियत होती है कि जब हम नारी के चरित्र को केंद्र में रखते हैं, हर रचना में किसी ना किसी का जो चरित्र होता है वो केंद्र में होता है। तो मोहन राकेश ने नारी के चरित्र जो है उसको केंद्र में रखना है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। चरित्र की जो संख्या है ना वो भी उचित है। चरित्र योजना में हम ये भी लिखते हैं कि चरित्रों की संख्या कैसा है, चरित्रों का अनुपातिक महत्व कैसा है। अब मान लो कि आप बाहुबली पिक्चर देख रहे हो, अब बाहुबली पिक्चर में अगर बाहुबली से ज़्यादा अगर हम किसी और को क्रेडिट दे दें, जो साइड हीरो है जैसे कटप्पा, अगर हम बाहुबली की पिक्चर में कटप्पा को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे दें तो वो सही नहीं होगा। आप कटप्पा की एक अलग ही कहानी निकाल दो, जैसे जैसे कि बाहुबली पिक्चर में आपने देखा होगा कि कटप्पा के जो माता पिता थे, मतलब जो उनके पूरा वंश था, उन्होंने राजों को वो वचन दिया था कि भाई हम हमेशा तुम्हारी वो सेवा, अब मान हम हमेशा तुम्हारी गुलामी करेंगे। अब मानो कि बाहुबली कहानी में बाहुबली की कहानी चल रही है, सडनली कटप्पा सेंटर में आ जाता, फिर वो कटप्पा की पूरी कहानी स्टार्ट कर देते, तो क्या होता, कटप्पा जो है ना वो उसमें साइड रोल है। अगर उसकी कहानी मेन हो जा रही है ना तो ये नाटक की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है। नाटक में जो मेन लीड एक्टर है ना उसकी ही कहानी चलनी चाहिए, किसी भी नाटक की सफलता का ये एक आयाम होता है। तो इसमें भी ऐसा है, जो नाटक का अनुपातिक महत्व है ना, जिस कैरेक्टर को जितना महत्व देना चाहिए उतना ही महत्व दिया है। नाटक में एक और कैरेक्टर है प्रियंगु मंजूरी, तो उसके बारे में भी, वो एक रानी होती है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और जो गौण चरित्र है, गौण चरित्र का मतलब होता है जो साइड एक्टर होते हैं ना, उनको इतनी स्वतंत्रता दी ही नहीं गई है कि वो अपनी स्वायत्त कहानी बना सके। विलोम को इतनी स्वतंत्रता है ही नहीं कि वो अपनी पूरी कहानी बना सके, क्योंकि जो मेन एक्टर है ना, एक्चुअल में मेन एक्टर जो है वो इसमें कालिदास है।
कालिदास की कहानी है मेन, तो मल्लिका की या फिर जो विलोम है उनको इतनी स्वतंत्रता नहीं दी है कि वो अपनी अलग से कहानी बना सके। और होता क्या कि अगर बाहुबली पिक्चर में अगर कथा कटप्पा की अलग कहानी चल रही है और बाहुबली की अलग कहानी चल रही है, किसी और की अलग कहानी चल रही है, तो होता क्या है ना कि नाटक में ना कनेक्शन नहीं बना पाते हम कि यार ये चल क्या रहा है। फिर हम बोलते हैं कि पिक्चर मूवी जो है वो फ्लॉप हो गई है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो साइड एक्टर थे ना उन्होंने अपनी अपनी स्टोरी चला दी है। ठीक है, अगला चीज़ होती है शिल्प में, अगली तीसरी चीज़ आती है कि कथानक कैसा है। अब तीसरी चीज़ होती है कथानक। शिल्प में हमने दो चीज़ें पढ़ी, हमने भाषा शैली पढ़ ली है, हमने चरित्र योजना पढ़ ली है। तीसरी चीज़ होती है कथानक। कथानक जो है ना वो इसका अत्यंत सरल और सीधा है। क्यों? क्योंकि जो नाटक है ना उसमें एक ही कथा चल रही है, उसमें कालिदास की ही कहानी चल रही है, किसी और की कहानी इसमें नहीं चलाई है। जैसा आपने एवेंजर मूवी देखी होगी, तो एवेंजर मूवी में सारे एवेंजर एक साथ आते हैं। उसमें थॉर भी होता है, उसमें ब्लैक पैंथर भी होता है, उसमें कैप्टन अमेरिका भी होती हैं, उसमें सभी लोग होते हैं, उसमें आयरन मैन भी होता है। लेकिन एवेंजर मूवी में ना सिर्फ एवेंजर मूवीज़ के बारे में दिखाया जाता है। उसमें वो ये नहीं दिखाते कि ब्लैक पैंथर कैसे बना, थॉर कैसे बना। थॉर की जो मूवी है वो एक अलग है, ब्लैक पैंथर की जो मूवी है वो अलग है। अगर वो एवेंजर की मूवी में इन सबको डाल देंगे कि थॉर ऐसे बना और जो कैप्टन अमेरिका है वो ऐसे बना, अगर इन सबको सारी जितने भी एवेंजर्स हैं अगर वो उनको इसी में डाल देंगे ना तो बड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि यार ये कैसे हो गया, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें इसलिए क्या होता है कि जो नाटक है ना, नाटक में आपको एक ही कहानी मिलेगी, एक ही कथा मिलेगी, कालिदास के बारे में सब कुछ चल रहा है। तो होता क्या है कि इस तरह की जो परंपरा है ना ये पश्चिम में चलती है, वेस्ट में। हमारे यहाँ तो ये होता है कि मतलब एक ही कहानी में एक एक दो दो तीन तीन कहानियाँ निकाल देते हैं। तो पश्चिम की जो नाटक परंपरा है वहाँ पर ऐसा चलता है कि जो कथानक जब चल रहा है तो वहाँ पर किसी एक ही व्यक्ति की कथा चल रही है, किसी एक ही व्यक्ति की कहानी चल रही होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होता है कि गति और विराम जो है ना और जो संबंध निर्भय है, जिस कसौटी पर नाटक खरा उतरता है, गति गति विराम संबंध निर्वाह जैसे जो कसौटी होती है ना उस पे ये नाटक जो है वो खरा उतरता है। गति और विराम कैसे हैं? एक तरफ मैं आपको एमिनम के गाने सुनाऊँ जो बहुत फास्ट स्पीड में रैप करता है, एक तरफ मैं आपको ढिंचैक पूजा के गाने सुनाऊँ, आपको मज़ा नहीं आएगा क्योंकि ढिंचैक पूजा बहुत स्लो गाती है, एमिनम जो है वो बहुत फास्ट रैप करता है, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बोल क्या रहा है। तो आप क्या चूज़ करोगे? आप चूज़ करोगे अरिजीत सिंह को। क्यों? क्योंकि अरिजीत सिंह के जो गाने हैं ना वो बहुत फास्ट नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होते, वो मीडियम होते हैं। तो आपका जो कनेक्शन है ना वो बना रहता है। तो इसी तरीके से जब हम इस नाटक को पढ़ते हैं तो नाटक में जो गति और विराम है ना वो ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। संबंध निर्भर का मतलब है कि कहानी में जो पात्र हैं ना उनके साथ में हमारा संबंध कैसा है, क्या हम उनकी चीज़ों को, उनकी सिचुएशन को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो भी बहुत बेहतर है। उस कसौटी पर नाटक जो है वो एकदम खरा उतरता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्योंकि इस नाटक में घटना और जो चरित्र है ना वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चरित्र नहीं है, बहुत ज़्यादा अनावश्यक चरित्र नहीं है। अब अगर आप किसी व्यक्ति को एवेंजर मूवी दिखाओगे और उसको उसने उससे पहले कोई भी मूवी नहीं देखी होगी, अगर वो आप उसको एवेंजर एंड गेम मूवी दिखा रहे हो और उसने उससे पहले कोई भी मूवी नहीं देखी ना, तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि यार ये चल क्या रहा है। क्योंकि एवेंजर एंड गेम मूवी में जितने भी मार्वल्स के कैरेक्टर होते हैं, थॉर हो गया, कैप्टन अमेरिका, टोनी स्टार्क और ब्लैक पैंथर, जितने भी होते हैं, मैडम अमेरिका, जितने भी होते हैं ना, वो सभी कैरेक्टर एक साथ आते हैं। तो अगर आप किसी व्यक्ति को दिखाओगे ना तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि यार इतने सारे कैरेक्टर हैं, इसमें से कौन क्या है, किसके पास क्या पावर है, उसको कैसे पता लगेगा। तो ठीक इसी तरह से चरित्र जो है ना इस नाटक में बहुत कम है, बहुत एक्स्ट्रा या बहुत ज़्यादा चरित्र नहीं है, बहुत ज़्यादा घटना भी नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा घटना होंगी किसी भी पिक्चर में, किसी भी नाटक में ना, तो आपको बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि यार पहले तो ये हुआ था और अब ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। तो इससे क्या होता है, जो देखने वाला व्यक्ति है ना उसका कनेक्शन नहीं बन पाता। तो नाटक में घटनाएं और चरित्र बहुत ज़्यादा अनावश्यक नहीं है, इसलिए जो कथानक है ना उसमें हमें कसाव महसूस होता है। फिल्म नाटक वही अच्छे होते हैं जहाँ पर हमारा 3 घंटे हम बैठें और हमारा कनेक्शन वहाँ पर बन जाए, हमें बीच में ऐसा ना लगे कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा देखने में। ठीक है, तो यही 3 चीज़ें थी। ये चीज़ें आप शिल्प में लिखने होते हैं। किसी भी नाटक का अगर आपको शिल्प लिखना है, किसी भी नाटक का, किसी भी उपन्यास का, तो हमें ये 3 चीज़ें लिखनी होती है किसी भी नाटक के शिल्प में। यही 3 चीज़ें होती हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखना होता। भाषा शैली, चरित्र योजना और कथानक, ये हमने इस क्वेश्चन को हमने कर दिया है। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी के क्वेश्चन का लिंक दे दूंगा। पीडीएफ वगैरह जो है वो आप यहीं से नोट्स बनाएं। अगर आप सोचें कि हाँ मैं और कहीं नोट्स से पढ़ूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने सब जगह के नोट्सों से थोड़ा अपना दिमाग लगा के ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो अगर आप इनको भी सही से पढ़ लोगे और समझ लोगे ना तो आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन आंसर जो भी पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स हो सकता है वो मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश तो मैं करूँगा कि इस महीने में हम जो एटलीस्ट नाटक का जो पूरा पोर्शन है हम वो कंप्लीट करा सकें, क्योंकि गाइस हिंदी टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है,
और अगर आपको वीडियो आए और अगर कोई भी आपका सजेशन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आप नोट्स बना के रखें प्रॉपर। कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछें। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।